तो बच्चों शुरू करते हैं लोग अपना ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर, तो जहाँ हमारा सिमिलरिटी, उसी सिमिलरिटी को हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, फिर देखा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, फिर देखा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री लाइंस का अगर कंडीशन दिया हो तो कैसे आता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पहले देख चुकी है। अब हम लोग उसका देखेंगे एप्लीकेशन। क्या देखेंगे? एप्लीकेशन जो एग्जाम में कुछ हद तक पूछा जाता है, स्पेशली एंगल बाइसेक्टर के ऊपर सम्स आपको एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो 1.2 में आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड थ्री पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल के ऊपर कुछ सम दिए हुए हैं 10-11, वो हम लोग को आज यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो देखिए, जैसा हर बार की तरह मैं क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया हूं। लिखा है मैंने, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तो मैंने ये चैप्टर में, सिमिलरिटी नाम के चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई रे ट्राइंगल के किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है, कोई रे अगर, जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, ट्राइंगल है, और ये जो रे है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? बाइसेक्ट। तो ऐसा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, इस टाइम पे जब बाइसेक्ट होता है, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आता है, बराबर। मतलब इस साइड का रेशियो इक्वल टू इस साइड का रेशियो मैं दिखा सकता हूं, या फिर ये दोनों का रेशियो अपॉन और इक्वल टू ये दोनों का रेशियो। तो हम लोग इसी को लेके अपना सम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग अभी सम कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे मुझे क्या बोला हुआ है पहले से कि मुझे बस बताना है कि कौन सा डायग्राम में रे पीएम जो है वो बाइसेक्ट करता है क्यूपीआर को। तो मुझे बताओ, मैं अगर इनवर्स की बात करूं, ये तो मेरा नॉर्मल थ्योरम था कि अगर ऐसा होगा तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वगैरह जो भी है। अगर मान लो मुझे पहले से ही बोल दिया हुआ है कि मुझे बस बताओ तुम लोग कि कौन सा डायग्राम में रे पीएम बाइसेक्ट करता है, तो वो कब पॉसिबल होगा? जब दोनों का रेशियो इक्वल आएगा। किसका रेशियो? उसके दो साइड का, और जो साइड बाइसेक्ट हुआ है उसका रेशियो। दोनों का रेशियो अगर इक्वल आ गया, इसका मतलब समझ जाओ कि आपका जो रे पीएम है वो बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल क्यूपीआर को। तो वही मैं आपको करने जा रहा हूं। यहाँ पे बहुत इजी है, एग्जाम में आता तो डरना नहीं, 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर लोगे। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ कंसीडर। क्या देता हूं मैं? कंसीडर। कंसीडर में क्या लोगे? मैंने क्या बोला? उनके साइड का रेशियो ले लो पहले तो मैं साइड लेता हूं पीक्यू। क्या लेता हूं? पीक्यू। अब पीक्यू अपॉन पीआर, पीक्यू अपॉन पीआर। देखो कितना आता है? पीक्यू 7 आता है और पीआर का वैल्यू कितना दिया? 3। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या लेता हूं? देखो अभी पीक्यू पहले लीजिए ना, पीक्यू, तो पीक्यू के साइड वाला ही लोगे। तो क्या है ये? एम क्यू ले लो या फिर क्यू एम। चलो मैं क्यू एम ले लेता हूं अपॉन एम आर ले लेता हूं। ठीक है, तो क्यू एम कितना है? 3.5, एम आर कितना? 1.5। क्या करता हूं मैं? 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई करती कितना आएगा? 35/15 आ जाएगा। अभी 5 से काट दो, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, कितना आ गया? 7/3। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखो, दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम मतलब ये भी दोनों क्या होगा? सेम होगा। क्या लिखूंगा मैं? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? PQ अपॉन PR इक्वल टू QM अपॉन MR, बराबर। तो देखो जरा, PQ अपॉन PR इक्वल टू QM अपॉन MR आ गया ना? कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। कौन सी कंडीशन? एंगल बाइसेक्टर की कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाइड। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो आप सीधा लिख सकते हो कि देयरफॉर क्या? रे, कौन सा रे है? पीएम। रे पीएम रे पीएम बाइसेक्ट दी एंगल क्यू पी आर या फिर आर पी क्यू। तो आप क्वेश्चन में क्या दिया? क्यू पी आर, तो मैं क्या लिखूंगा? क्यू पी आर, क्यू पी आर। आप चाहो तो ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, देयरफॉर रे पीएम इज दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा और ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देख लेते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे भी सेम वही लेंगे, कंसीडर। क्या करेंगे? कंसीडर। कंसीडर में क्या लिया मैंने? मान लो पीआर ले लिया पहले,
पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। पी आर कितना है 7, पी क्यू अपॉन 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आपने पहले पी आर लिया तो इधर भी आपको पहले ये लेना पड़ेगा, बराबर। तो क्या आएगा एम आर अपॉन आर क्यू, एम आर अपॉन एम क्यू। देखो एम आर अपॉन एम क्यू, एम आर कितना है 6, एम क्यू कितना है 8, तो 6 अपॉन 8। अभी क्या करूंगा 2 से कैंसिल करूंगा तो 3 आएगा, ये 4 है, कितना आ गया 3/4। इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकता हूं कि जो पी आर अपॉन पी क्यू है वो इक्वल नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल एम आर अपॉन एम क्यू के। यहां पे मैं लिख सकता हूं देयर फॉर रे क्या पीएम, रे पीएम इज नॉट दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, पी आर पी क्यू। वहां क्वेश्चन जो लिखा ना वही क्वेश्चन लिखा क्यू पी आर, तो क्यू पी आर लिखता हूं, एंगल क्यू पी आर। क्लियर। सेम ऐसे थर्ड के लिए यहां पे क्या लेते हैं, अगर मैं पहले पी आर लेता हूं फिर पी क्यू लेता हूं, यहां पे भी सेम कंसीडर पी आर अपॉन पी क्यू ले लेता हूं, तो पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर कितना है मेरा 10 है और पी क्यू कितना है मेरा 9, बराबर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या आ गया 1। अब अगर आपने पहले पी आर लिया है तो आपको क्या लेना पड़ेगा आर एम, तो आर एम अपॉन एम क्यू, बराबर। आर एम कितना है 4, एम क्यू कितना है 3.6, ये कितना है 4 और कितना है 3.6। क्या करता हूं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर आएगा 40, इधर आएगा 36। अब बताओ 4 के टेबल में 40 के टाइम आता है 10 टाइम और 4 के टेबल में 36 9 टाइम, बराबर, बराबर सही है ना। कितना आएगा 10/9, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो, देखो फ्रॉम 1 एंड 2, देखो ये 9/10 10/9 10/9 इक्वल है, मतलब ये वाला और ये वाला भी क्या होगा इक्वल होगा। तो लिख दिया मैंने पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू, बराबर। यहां पे लिख सकता हूं देयर फॉर रे क्या लिखोगे पीएम, रे पीएम इज दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये था मेरा पूरा कंप्लीट सोल्यूशन। एक बात मैं आपको इसमें बताना भूल गया, यहाँ पे आप क्या रीजन लिखोगे, कौन सा थ्योरम आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो, आपको याद आ रहा है। मैं बार बार किसकी बात कर रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर, किसकी बात कर रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर। लेकिन ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है, ये उल्टा यूज हो रहा है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या था कि पहले ही आपको पता है कि कोई तो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, अगर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो वो उस ट्राइंगल के साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ऐसा मेरा थ्योरम था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि हाँ दोनों साइड क्या है इक्वल रेशियो में आ रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं कि हाँ वो अपना एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये इनवर्स हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है, तो लिखोगे बाय इनवर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। सेम ऐसे यहां पे भी लिखोगे बाय इनवर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहां पे भी आप क्या लिखोगे बाय इनवर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ब्लैक बोर्ड पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लिखा हुआ है, देख लेते हैं कैसा है। लिखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर पीएम इज 15, तो ये आपका पीएम हो गया, जो हो गया 15। पी क्यू आपका 25 दिया है, पी क्यू मतलब ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक का कितना दिया हुआ है 25 लिख के दिया हुआ है। फिर लिखा है पी आर 20, पी आर बोला देखो यहां से लेके यहां तक है, ये पूरा दिख रहा है, देखो ये पी है ये पूरा आर है। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूंगा वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 20 लिख के दिया हुआ है, ठीक है। अब है एनआर का वैल्यू कितना है 8, तो देखो एनआर इधर है, ये आपका क्या हो गया 8 हो गया। अब मुझे क्या करना है, जो बच गया ना उसका आंसर निकालना है। जैसे कि एनक्यू बच गया, ये निकालना है, पीएन बच गया वो निकालना है। सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, क्या कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं अपना सोल्यूशन शुरू करता हूँ, क्या शुरू करता हूँ कि सिंस क्या पी एम क्यू क्या है एक ही लाइन पे है, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पी एम क्यू कोलिनियर है। तो अगर ऐसा हुआ तो पी एम प्लस एम क्यू इक्वल टू पी क्यू होगा, वही ना, पी एम प्लस एम क्यू इक्वल टू पी क्यू। अब पीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो, पीएम का वैल्यू 15 दिया हुआ है,
बराबर। एम क्यू का वैल्यू मुझे पता नहीं और पी की वैल्यू कितना दिया हुआ पूरा 25। तो अगर मुझे एम क्यू निकालना होगा तो 25 माइनस 15 करूंगा तो एम क्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे को बताओ 10, कितना आ जाएगा 10। तो चलो एम क्यू आ गया कितना 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। अब सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे पी एन आर क्या है, सेम है तो यहाँ पे लिखूंगा सिंस, क्या सिंस कि जो पी एन आर क्या है सेम लाइन पे, तो क्या आएगा पी एन प्लस एन आर इक्वल टू पी आर। ठीक है, देखो पी एन प्लस एन आर इक्वल टू पी आर। तो पी एन कितना है, पी एन नहीं मालूम मुझे, पी एन कितना है वो नहीं मालूम, लेकिन एन आर कितना है 8 है और पूरा पी आर कितना है मेरा 20 है। तो अगर मुझे पी एन निकालना है क्या करना पड़ेगा, 20 माइनस 8 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। यहां से मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा पी एन कितना है 12, कितना आ गया 12। अब क्या करना है, स्टेट वेदर लाइन एम एन इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, गिव रीजन। मुझे बताना है कि ये जो लाइन एम एन है ये एम एन ये आर क्यू के पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है। तो ये यूज करोगे आप बीपीटी थ्योरम। क्या यूज करोगे, बीपीटी थ्योरम। क्या बोल रहा था कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के अगर पैरेलल है तो वो लाइन बाकी अदर दो साइड को इक्वल रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो अगर मैं इक्वल रेशियो लेके सॉल्व करूं और बता दूं कि हाँ दोनों का रेशियो सेम है, तो बाय द इनवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, सॉरी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ लाइन एम एन जो है वो आर क्यू की क्या है पैरेलल। आपको उल्टा करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, जो थ्योरम था उसका उल्टा करना है। यहाँ पे लेता हूं मैं, क्या लेता हूं यहाँ पे कंसीडर करता हूं, क्या करता हूं कंसीडर। यहाँ पे था मैं कंसीडर, क्या कर दिया कंसीडर पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर। पी एन कितना है मेरा 12 है, एन आर कितना है मेरा 8 है। सॉल्व करूं कितना आएगा 4 3 जा 4 2 जा, कितना आ गया 3/2। इक्वेशन नंबर 1 सेम ऐसे इधर पी एम अपॉन एम क्यू, तो मैं लेता हूं पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम कितना है 15, एम क्यू कितना है 10, 5 से कैंसिल करो, 5 3 जा 5 2 जा, कितना आ गया 3/2। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, 3/2 सेम है, मतलब ये अपॉन ये भी क्या आएगा सेम आएगा। तो लिखूंगा मैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, बराबर। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये तो इक्वल रेशियो में आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बाय द इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैं सीधा यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि लाइन एम एन इज पैरेलल टू साइड आर क्यू या क्यू आर। तो यहाँ पे लिखा है एम एन इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, गिव रीजन। ये देखो मेरा रीजन, ये मेरा रीजन हो गया, क्या हो गया मेरा रीजन। तो रीजन क्या था, इनवर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अगर मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इनवर्स करूंगा तो मेरा इसके हिसाब से क्या आ जाएगा पैरेलल। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है इन ट्राइंगल एम एन पी, देखो एम एन पी ये ट्राइंगल है मेरा, इज जो एन क्यू है, ये जो एन क्यू है ये क्या है बाइसेक्टर है। क्या है बाइसेक्टर, मतलब इस एंगल का क्या होगा बाइसेक्टर। आगे लिखा एंगल एन, मतलब एंगल एन का जो एन क्यू है वो क्या है बाइसेक्टर। इसलिए मैंने ऐसा सर्कल कर दिया, इसका मतलब क्या दो इक्वल एंगल बन रहे हैं। अब एम एन कितना दिया 5, तो ये हो गया आपका एम एन 5। पी एन कितना 7, पी एन आपका हो गया 7 और एम क्यू कितना 2.5। तो क्या बोला है क्यू पी निकालो, सिंपल सा है। एंगल बाइसेक्टर मतलब कौन सा लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पैरेलल की बात किया तो समझ जाने का क्या है बीपीटी थ्योरम है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। और अगर एंगल बाइसेक्ट किया तो समझ जाने का क्या है कि मेरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। सिंपल सा लॉजिक है। तो शुरू करते हैं कि क्या शुरू करते हैं सेंस, क्या सेंस क्या एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। अगर ऐसा हो गया तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा फॉर्मूला लिखो जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का जो मेन कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड इक्वल टू, पहले आपने ये लिया तो ये लेंगे, बराबर। तो मैं लेता हूं पी एन अपॉन एन एम, पी एन अपॉन एन एम। अब आपने पहले पी एन लिया तो पी एन के साइड कौन सा है, ये आ रहा है ना, पहले ये लोगे क्यू पी लोगे, क्यू पी और इधर क्या लोगे क्यू एन। ठीक है, रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब पी एन कितना देखो 7, एन एन कितना देखो 5,
बराबर। QP कितना है देखो नहीं मालूम, यही तो निकालना है। अभी QM कितना है 2.5। अब मुझे क्या करना है QP निकालना है। क्या निकालना है QP? तो इधर 7/5 पहले से है, यहाँ अपॉन में 2.5 आएगा ना, वो QP मैंने यहाँ लिख दिया और ये यहाँ लिख दिया। तो अपॉन में कितना 2.5, अगर अपॉन में 2.5 तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बराबर। अब क्या करो 5 से कैंसिल कर दो, तो 5 0 0 और 5 5 25। तो अगर 5 को 2.5 से काटो तो कितना आएगा 0.5 आएगा। तो QP का वैल्यू आ गया 7 इंटू 0.5। तो QP का वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, मतलब कितना आएगा 3.5। ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ QP। इजी है बच्चों, आपको ना सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही ना इसी 1.2 में 2-3 सम और मिलेंगे और ठीक है, उसको भी आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसा हम लोग ने यहाँ पे किया। सेम टू सेम ऐसे ही करना है, सेम यही लगाना है आपको, सेम बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं करना है। पूरा जो प्रॉपर्टी यूज किया ना यहाँ पे सेम ऐसे ही करना है, बस वैल्यू चेंज होंगे और नेम चेंज होंगे डायग्राम के, बस इतना सही फर्क है। ठीक है, तो जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे से लिख के बता दूंगा कि उस टाइप वाला सम है। आप लोग वापस से वीडियो रिवाइंड करके क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पढ़ाते रहूंगा तो मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। बट अपने को कुछ भी करके थोड़ा कम में ही करना है ना, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा बोर होने लगता है। तो देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या देख लेते हैं। मेजर ऑफ सम एंगल आर गिवन, मेरे को कुछ एंगल दिया हुआ है फिगर में, और प्रूफ दैट AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, AP अपॉन PB क्या, देखो AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, देखो AQ है और ये QC है। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ हल्का फुल्का जाना बना याद आ रहा होगा आपको। ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसके अंदर दोनों साइड का रेशियो एक दूसरे के इक्वल आता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है एक लाइन पैरेलल होना चाहिए किसी एक साइड के। तो मतलब PQ अगर BC के पैरेलल है तो ये आप प्रूफ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं प्रूफ कर पाओगे। तो सबसे पहले मुझे ये प्रूफ करना है कि BQ जो है वो BC के पैरेलल है। जैसे BQ BC के पैरेलल होगा, मैं सीधा BPT अप्लाई करके डायरेक्ट जो मेरे को प्रूफ करना है मैं लिख सकता हूं। तो उसके लिए मैंने यहाँ गिवन लिख दिया है। गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC है और उसमें एंगल APQ 60 डिग्री है, और दूसरा एंगल ABC AB क्या है 60, मतलब AB 60 AB 60, बराबर। तो जरा और मुझे प्रूफ क्या करना है, ये तो लिख देता हूं मैं, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब इधर ध्यान से देखो, अगर मान लो ये दोनों मेरा पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होता है कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये अपॉन ये या फिर ये इक्वल टू ये अगर एंगल आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग। जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल पहले से दिया है। यहाँ पे क्या कंडीशन था, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये M और N अगर पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, अगर दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। यहाँ तो पहले से इक्वल करके दिया हुआ 60-60 मतलब इक्वल ही है ना, मतलब PQ आपका BC के क्या होगा, पैरेलल बाय द इनवर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी वैसा मिल सकते हो। यहाँ पे मैं शुरू करता हूं अपना क्या प्रूफ, क्या शुरू करता हूं अपना प्रूफ। तो प्रूफ में क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि एंगल APQ इक्वल टू एंगल ABC, क्या लिखोगे, ईच 60 डिग्री। दोनों का आंसर कितना है, 60 डिग्री का है। तो यहां पर लिखूंगा सिंस इट इज अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। इट इज अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा पेयर है, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर। जब कभी भी ऐसा होता है करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर आ रहा है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर क्या कि लाइन क्या, लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC। यहां पे लिखोगे क्या, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा। और अभी मैंने बोला अगर लाइन मेरा पैरेलल आ गया तो मैं अपना डायरेक्ट प्रूव कर सकता हूं। तो लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल पूरा ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या, PQ इज पैरेलल टू BC। कहां से लिखा मैंने, ये देखो सेकंड से लिखा मैंने, तो यहां से मैं थर्ड पॉइंट लिख सकता हूं, देयरफॉर
क्या लिखूंगा मैं थर्ड पॉइंट कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। यहां पे क्या लिखूंगा मैं बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हो गया प्रूफ मेरा, खत्म बात, सिंपल सा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया देखो, कोई तो ट्रापेजियम है ABCD बराबर। अब उसमें क्या दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू DC, मतलब AB PQ DC सब क्या है पैरेलल है। अगर सब पैरेलल है, क्या है, अगर सब A to Z क्या है पैरेलल है, तो याद करो 3 पैरेलल लाइन, और ये देखो ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल ये हो गया, दूसरा ट्रांसवर्सल ये हो गया। तो याद है प्रॉपर्टी नंबर 3, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। जिनको वीडियो चाहिए वो लिंक में मैं डाल दूंगा इसका लिंक, और ये अपना बीपीटी का भी लिंक डाल दूंगा, और एंगल बाइसेक्टर का भी लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है 3 पैरेलल लाइन और क्या है उसका ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे कुछ दिया है, एपी का वैल्यू 15 दिया है, देखो एपी का वैल्यू 15 है, पीडी का वैल्यू कितना 12 है, चलो ये 12 हो गया, क्यूसी का वैल्यू कितना है 14, चलो ये 14 हो गया, और बीक्यू मुझे पता करना है, बीक्यू मुझे क्या करना है पता करना। क्या लिखूंगा बाय दी प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। क्या प्रॉपर्टी थी याद है आपको, सेम वही इक्वल रेशियो में इंटरसेप्ट क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। तो पहला इंटरसेप्ट एपी है, दूसरा पीडी है, इसका रेशियो इक्वल टू बीक्यू अपॉन क्यूसी के। तो मैं लिखूंगा एपी अपॉन पीडी इक्वल टू बीक्यू अपॉन क्यूसी, बीक्यू अपॉन क्यूसी। एपी का वैल्यू कितना है 50, पीडी का वैल्यू कितना है 12, बीक्यू का वैल्यू कितना है पता नहीं, वही तो पता करना है मुझे, और क्यूसी का कितना है 14। तो मुझे क्या निकालना है बीक्यू निकालना है, तो बीक्यू अपॉन कितना है 14 है, और इधर क्या आएगा 15 अपॉन 12, क्या है 15 अपॉन 12, अभी ये 14 का, और यहाँ पे डिवाइड, इधर आगे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, इधर आएगा 6, 2 6 12 और 2 7 बराबर। अब यहाँ 3 2 3 5 कितना आ गया BQ 5 7 35 अपॉन 2। आप चाहो तो उसको डिवाइड कर लो, आंसर आएगा 17.5, क्या आएगा 17.5। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर, जब हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, वो एंगल बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसी की तरह आप लोग को 1.2 में भी और 1-2 सम है जो सेम टू सेम करना है आपको। तो वो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों क्वेश्चन हम सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा। एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूं, यस क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा पूरा टू सेम है, मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 8 है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 8 नहीं कराता हूं, अगर जिसको नहीं आएगा मुझे बोल देना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको एक लिंक बना के आपको दे दूंगा, वहां से आप सीधा देख सकते हो जाके पीडीएफ में, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, 6 मैंने बोला इसके है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 अपना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखो, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, मतलब ये जो आपका AB है वो CD के भी पैरेलल है और EF के भी पैरेलल। देखो 3 पैरेलल लाइन आ रहा है, कितना पैरेलल लाइन आ रहा है 3 पैरेलल लाइन, और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब आपको इसका आंसर निकालना है। तो आपको प्रॉपर्टी याद आ रही है, हम लोग ने 1.2 के पहले 3 थ्योरम पढ़ा, एक तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा, दूसरा हम लोग ने बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा, और थर्ड हम लोग ने क्या पढ़ा 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो 3 पैरेलल लाइन बोला है, इसका मतलब मैं वो प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दिया मैंने फ्रॉम दी प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। तो ये प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर इंटरसेप्ट हो रहे हैं 3 पैरेलल लाइन से तो वो दोनों इन रेशियो होंगे। तो पहला आएगा BD, दूसरा आएगा DF, दोनों इन रेशियो, और वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं उसके सामने वाले मतलब क्या है AC अपॉन C। तो मैंने AC अपॉन C लिख दिया, रीजन मैंने ऊपर लिख दिया, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और BD का वैल्यू कितना है 8, DF का वैल्यू कितना है DF 4, और AC का वैल्यू कितना है 12, और C का वैल्यू कितना है मेरा X। यहाँ 4 2 आता है, तो 2 इक्वल टू कितना आ गया 12x। अब x यहाँ ले लो, और 2 यहाँ पे है तो ये आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करो कितना आएगा 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया।
अब हम लोग चलते आगे अगले वाले क्वेश्चन पे। क्या लिखा है देखो, अभी 7 के बाद मैंने 8 वाला सम नहीं लिया, क्योंकि 8 वाला सम आपका एंगल बाइसेक्टर के बेस पे जो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, और इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी मैंने नहीं करा है। क्यों? क्योंकि वो भी सेम एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के दीजिए अगर आपको चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 6 का और क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपको सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी लिखा है आगे देखो, इन ट्राइंगल सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट दी एंगल एबीसी। ये आपका एबीसी है एंगल और ट्राइंगल, उसमें एंगल एबीसी को ये जो बीडी है ना बाइसेक्ट करता है। कैसे मालूम पड़े? देखो, दो ऐसे सर्कल बना के दिया, मतलब बीडी जो आपका एंगल बी है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या लगेगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या लगेगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहां पे लिखूंगा फ्रॉम दी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फ्रॉम दी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या हो जाएगा सीधा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है? जो दो साइड होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है, जो थर्ड साइड डिवाइड हो रही है उसके रेशियो में। तो दो साइड कौन सा है? एक तो ए बी है, दूसरा बीसी है। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। इसका जो रेशियो है किसके इक्वल आएगा? जो लाइन बाइसेक्ट हो रही, जो साइड बाइसेक्ट। तो कौन सा साइड बाइसेक्ट हो रहा है? एसी। तो जो बाइसेक्ट हो रहा है वो भी रेशियो में आएगा, तो एडी अपॉन डीसी। अब मैंने ऊपर एडी क्यों लिखा? क्योंकि ए बी वाला पार्ट कहाँ है? ऊपर है। देखो, ये आपका ए बी है, तो ए बी के साइड कौन आ रहा है? एडी आ रहा है, इसलिए एडी लिख दिया उसके सामने। और बीसी नीचे है, तो बीसी की साइड कौन आ रहा है? डीसी, इसलिए डीसी लिख दिया। अब ए बी का वैल्यू कितना हो गया? एक्स। बीसी का वैल्यू कितना हो गया? एक्स प्लस 5। एडी का वैल्यू कितना हो गया? एक्स माइनस 2। और डीसी का वैल्यू कितना हो गया? एक्स प्लस 2। अब मुझे क्या करना है? बस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे हो जाएगा? ये एक्स यहीं पे रहेगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 2, और ये x माइनस 2 यहीं पे भी रहेगा, और ये जो x प्लस 5 उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करना? सॉल्व करना है। तो x का मल्टीप्लाई x में कितना आएगा? x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 2 में कितना आएगा? 2x इक्वल टू। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? x को ऐसे रखते हैं और दूसरा ब्रैकेट लेते हैं x प्लस 5, फिर इसका माइनस 2 बच गया तो भी लिखेंगे, और फिर से वापस x प्लस 5 ब्रैकेट ओपन करते थे। याद है आपको? 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो। दो ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करना तो उसका एक जो नंबर है या फिर डिजिट है यहाँ पे रखोगे, दूसरा ब्रैकेट रखोगे, फिर दूसरे वाला माइनस 2 यहाँ रखोगे, और वापस दूसरा ब्रैकेट वापस यहीं पे रखोगे। अब इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x से तो सॉल्व हो गया है। ये x का x से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। x का 5 में कितना आएगा? 5x माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 5 टू जा 10। अब क्या कैंसिल हो रहा होगा? देखो जरा, कुछ कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है। एक्स स्क्वायर सेम सेम है, कैंसिल हो गया। इधर बचेगा 2x, इधर 5 में से 2 गया, कितना आएगा? 3x माइनस 10 बराबर। अब माइनस 10 है, इधर ले लेता तो कितना आएगा? प्लस 10। ये 3x ऐसी है, ये प्लस 2x, इधर कितना आएगा? माइनस 2x। अब 3 में से 2x गया, 3 2x माइनस 2x, तो कितना आएगा? एक सिंगल x आएगा, यहाँ पे 10। यहाँ से क्या मान पड़ेगा कि x और कितना आ गया मेरा? 10 आ गया। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट कर लिया। अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो हम लोग देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 10 1.2 का, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा। ये फिगर दिया हुआ है, उस फिगर के हिसाब से क्या बोला गया कि जो पॉइंट एक्स है वो इस ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट में। देखो, पॉइंट एक्स इज इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। जो पॉइंट एक्स है वो इंटीरियर है, किसी ट्राइंगल के अंदर पड़ा हुआ है, और ये जो एक्स है वो ज्वाइन करता है हर एक वर्टाइसिस को। तो वर्टाइसिस क्या है? डी ई एफ। तो देखो, डी को ज्वाइन किया, ई को ज्वाइन किया, एफ को ज्वाइन किया। तो अगर ऐसा है तो उसमें लिखा है सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू डी। देखो पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू ये डी के क्या है? पैरेलल है। पी क्यू जो है वो डी के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हो। अब दूसरा बोला क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। क्यू आर, ये जो क्यू आर है ये इस ई एफ के क्या है? पैरेलल, मतलब आप इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हो। और अगर ऐसा है तो प्रूफ करो कि सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। सेगमेंट पी आर जो है वो डी एफ के पैरेलल है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो याद रखो हर जगह पे वही है। देखो, दो पैरेलल लाइन आ रही है, दो पैरेलल लाइन के लिए कौन सा थ्योरम है अपने पास? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कौन सा है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसके लिए आपको इतने सारे बॉक्स करके दिए गए जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। एग्जाम में एक्टिविटी आती है 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो देख लेते कैसे, क्या वर्ड यूज किया गया? इन ट्राइंगल एक्स डी ई, एक्स डी ई, ये वाले ट्राइंगल की बात करें। देखो ये वाले, ये ट्राइंगल को मैं अलग से बना दूं क्या? अलग से। ये ट्राइंगल को अगर मैं अलग से बनाता हूं तो कैसे बनेगा? देखो ऐसा बनेगा। देखो, ये आपका हो गया डी, ये हो गया आपका ई,
ये हो गया आपका, क्या हो गया, Q, ये हो गया आपका X। देखो X D E और यहाँ पे क्या आपका P आएगा। तो यहाँ पे देखो ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे BPT लगा सकता हूँ, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। तो सबसे पहली बात तो मुझे पहले से दिया है कि ट्राइंगल में ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। देखो दिया है मुझे, क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है कि PQ जो है वो D के क्या है, पैरेलल है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे गिवन आ जाएगा। अब देखो यहाँ BPT थ्योरम अप्लाई करना, तो BPT थ्योरम कैसे आएगा, देखो XP अपॉन PD, XP अपॉन PD, PD, अगर आपने यहाँ XP पहले लिया था लिखेंगे XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE, तो लिखा पहले से। अब सेकंड XEF ले लेते हैं, क्या लेते हैं, XEF। तो अभी XEF देखो, X इधर है, E यहाँ पे है, F यहाँ पे, तो ऐसा बन रहा है XEF, और यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, बराबर। तो इसमें भी क्या आएगा, ये मुझे गिवन है, देखो गिवन है QR इज पैरेलल टू EF, ये भी क्या आ जाएगा, गिवन हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, BPT थ्योरम, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, BPT, बट उसके पहले थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE, XR अपॉन RF, XR अपॉन RF, हो गया। अब जरा ध्यान से पॉइंट नंबर 1 और 2 देखो, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये अपॉन है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। इसमें देखो XQ अपॉन QE, देखो कॉमन आ रहा है, देखो XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE कॉमन है। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम। तो देखो मैंने ये लिखा, ये वाला यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ लिख दिया, बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, ये कहां पे आ रहा है, ये XP अपॉन PD का है, देखो XP अपॉन PD, मतलब ऐसा लाइन दिया है, ये आपका X है, ये आपका P है, आपका D है, और दूसरा दिया है XR अपॉन RF, XR अपॉन RF, तो एक ऐसी लाइन की है, ये आपका X वाला है, ये आपका R वाला है, ये आपका F वाला है, और एक ऐसा लाइन ड्रॉ हो गया है, और एक XR का लाइन ड्रॉ हो गया। देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपका ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ रहा है। तो ऐसा कहा होता है, BPT थ्योरम में ही होता है, बस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ही होता है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो हम लोग बाय द कन्वर्स ऑफ BPT लिख सकते हैं कि भाई ये जो PR है वो DF के क्या होगा, पैरेलल। तो देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, PR है, DF की EF, सही, D के क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल हो जाएगा। मुझे एक्चुअली में ये प्रूफ करना था, लेकिन आई थिंक यहाँ DF बोला गया तो यहाँ पे DF आ गया, गलत लिख दिया, यहाँ पे DF आ गया, ठीक है। तो PR जो DF के पैरेलल होगा, जो आपका PR है वो DF के क्या आ जाएगा, पैरेलल बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। समझा इतना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। लिखा है इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC। तो सबसे पहले मेरे को ड्राइंग बनाना पड़ेगा, तो चलो मैं ड्राइंग बना लेता हूं। तो ये देखो मैं ड्राइंग बना रहा हूं। सबसे पहले ट्रायंगल बोला ABC बनाने के लिए, तो A ये हो गया, B ये हो गया, C। अब बोला है कि रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC, ABC है, इसको कोई तो रे BD है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो चलो ये बाइसेक्ट हो गया, क्लियर, बाइसेक्ट हो गया। अब रे CE, यहां जब C से लेके यहां तक तो कहीं जाएगा, ACB को बाइसेक्ट करता है, ACB को बाइसेक्ट करता है, मतलब ऐसा आएगा, और यहाँ पे E आ जाएगा, बराबर। तो ऐसा है, और बोला कि AB जो है वो AC के इक्वल है, मतलब आपका जो AB है वो AC के क्या है, इक्वल है। तो प्रूफ करना है मुझे कि ED इज पैरेलल टू BC, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ED इज पैरेलल टू BC, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना सम। सबसे पहले आएगा गिवन। तो गिवन में क्या आएगा, देखो गिवन में मेरे को दो तीन लाइन दी है। सबसे पहले तो जो C है वो इसको बाइसेक्ट करता है, BD है इसको बाइसेक्ट करता है, और AB इक्वल टू AC, ये सब मेरा गिवन है। तो लिखना पड़ेगा आपको, ये पूरा लाइन कॉपी करोगे, रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB and segment AB is congruent to segment AC। ये मेरा पूरा गिवन था। अब मुझे क्या करना है, टू प्रूफ। क्या करना है, टू प्रूफ। तो क्या टू प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। प्रूफ ये करना है कि मेरे को ED जो है वो पैरेलल होना चाहिए किसके, BC के, मुझे प्रूफ करना है। और वहां पे मैंने एक छोटा सा
कंस्ट्रक्शन वाला काम कर दिया है। क्या कर दिया है? कंस्ट्रक्शन वाला काम कर दिया है। तो क्या कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, ड्रॉ ईडी, ड्रॉ सेगमेंट ईडी, बस इतना किया। अब मैं शुरू करता हूं प्रूफ अपना। क्या शुरू करता हूं? प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? बट ऑब्वियस गिवन आएगा। तो पहला गिवन क्या है, देखो, रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी। ये क्या है, मुझे गिवन है, यहां पे से लिखेंगे गिवन, बराबर। तो अगर ऐसा हो गया तो मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकता हूं, बट ऑब्वियस लगा सकते हैं हम लोग। तो देखो बीडी जो है एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर उसका मैं ड्राइंग अलग से ऐसा बनाऊंगा, अगर मान लो मैं इसका ड्राइंग यहाँ अलग से बना रहा हूं ऐसे, ये आपका ए बी सी हो गया और ये उसका डी हो गया, बाइसेक्ट कर रहा है, तो आएगा ए बी अपॉन बी सी। क्या आएगा? ए बी अपॉन बी सी। अब आपने पहले ए बी लिया तो यहाँ लेना पड़ेगा ए डी अपॉन डी सी। यहाँ पे आ जाएगा ए डी अपॉन डी सी। कहां से लिखा मैंने? बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। ये मेरा हो गया पहला। अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड पॉइंट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ अपना? थर्ड। थोड़ा सा मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, प्लेस का प्रॉब्लम होगा मुझे। दूसरा क्या दिया मुझे गिवन? दूसरा गिवन है कि रे सीई बाइसेक्ट एंगल एसीबी। क्या मैं लिखता हूँ? रे सीई बाइसेक्ट्स एंगल एसीई, बराबर। ये भी क्या आ जाएगा मेरा? गिवन। क्या आ जाएगा मेरा? गिवन, क्योंकि दिया हुआ है, अपने को दिया है, लिख के पहले से दिया है। तो अगर ऐसा हो गया तो मैं इसका ड्राइंग बना लेता हूँ जरा। ड्राइंग अब कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई, तो बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो क्या आएगा? एसी अपॉन बीसी। क्या आएगा? एसी अपॉन बीसी इक्वल टू, आप पहले आपने ऊपर बना लिया, यहाँ भी आपको ऊपर ही लेना पड़ेगा, तो आएगा एई अपॉन ई बी, एई अपॉन ई बी। ये आपका क्या आ जाएगा? सेम आपने जो रीजन लिखा पॉइंट 2 में वही आएगा। तो आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि रीजन ऑफ पॉइंट नंबर 2, या फिर पूरा लिखो मंगता तुम लोग, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। चलो ये हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 में मुझे गिवन में और एक चीज, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसी। यहाँ पे लिखता हूं मैं कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। ये भी मुझे क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन। अभी जरा मैं ध्यान से सब कुछ हिसाब किताब अगर लगाऊं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं ए बी की जगह पे एसी लिख सकता हूं, मैं ए बी की जगह पे एसी लिख सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे एसी रख दूं, अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एसी रख दूं, तो चलो मैं रख देता हूं ना, एसी अपॉन बीसी इक्वल टू एडी अपॉन डीसी। ये मैंने कहां से लिखा? फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5। तो फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 एंड 5 कैसे मालूम पड़ेगा? देखो ना, ए बी का वैल्यू किसके बराबर है? एसी के, मतलब जहां ए बी रहेगा मैं वहां एसी लिख सकता हूं। यहाँ ए बी है, मैंने यहाँ पे एसी रख दिया, देखो एसी रख दिया। बाकी सेम टू सेम मैंने क्या कर दिया? पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। तो मैंने पॉइंट नंबर 2 का यूज किया और पॉइंट नंबर 5 का यूज किया। अब जरा पॉइंट नंबर 7 देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखो, कुछ कॉमन है? यस कॉमन है। एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी कॉमन है, मतलब ये वाला और ये वाला क्या आ जाएगा? सेम। तो आएगा एई अपॉन ई बी इक्वल टू एडी अपॉन डीसी। कहां से लिखा मैंने? फ्रॉम पॉइंट नंबर 4 एंड 6। तो फ्रॉम 4 एंड 6। अब मैं लिखता हूं पॉइंट नंबर 8। अब जरा ध्यान से देखो, एई अपॉन ई बी, देखो एई अपॉन ई बी, एडी अपॉन डीसी मैच हो रहा है। ये अपॉन ये अपॉन ये, तो ये कैसा लग रहा है? बीपीटी थ्योरम जैसा लग रहा है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि मेरा लाइन ईडी जो है वो बीसी के क्या होगा? पैरेलल होगा। यहाँ पे लिखता हूं देयरफॉर सेगमेंट, क्या? सेगमेंट ईडी, या फिर डायरेक्ट लिखो ऐसी, देयरफॉर ईडी इज पैरेलल टू, क्या आ जाएगा? ईडी इज पैरेलल टू बीसी, ईडी इज पैरेलल टू डीसी का बीसी, सॉरी बीसी क्या आएगा? ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स अगर मैं यूज करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि मेरा ईडी जो है वो बीसी के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इस तरह हमारा क्या बच्चों 1.2 खत्म होता है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले लेक्चर में।